दोस्तों, भारत ने अपने डिफेंस बजट को ध्यान में रखते हुए रूस के साथ एक और नए एग्रीमेंट को करने का फैसला कर लिया है। इस नए एग्रीमेंट के बाद भारत में दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर हेलीकॉप्टर्स की संख्या और ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। और अच्छी बात यह है कि इन हेलीकॉप्टर्स की कई यूनिट भारत में मौजूद हैं, जिससे इन्हें ऑपरेट करने में भारत को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट यूनाइटेड नेशन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर संयुक्त राष्ट्र के करीब 300 अरब डॉलर के समझौते पर भारत ने इस फंडिंग के पैकेज को मंजूरी नहीं दी। तीसरी खबर रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर नाटो के देश साथ ही साथ ब्रिटेन को अब अंधेरे में डुबाने के लिए रूस ने कुछ सीक्रेट प्लान बना करके तैयार कर लिए हैं और ये बात ऑफिशियली ब्रिटेन की तरफ से कंफर्म की जा चुकी है। चौथी खबर जापान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर जापान के हाथ में करीब 26 अरब डॉलर का एक नया खजाना लग चुका है, जिससे पूरी दुनिया की जो डिपेंडेंसी चाइना पर थी वो खत्म होके जापान पर आ सकती है। पांचवी खबर कनाडा से सामने निकल के आ रही है, जहां पर कनाडा के अंदर हो रहे फलस्तीनी समर्थकों पर हुई हिंसा को लेकर के अब जस्टिन ट्रूडो को घेरा जा चुका है। यानी कि अलग अलग मुद्दों को लेकर के जो कनाडा आतंकी संगठनों को सपोर्ट करता है, अब ये जिम्मेदारी इन पर बहुत भारी पड़ती चली जा रही है। आइए आज के इस वीडियो में 5 इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जहां भारत और रूस से आ रही अपडेट की बात की जाए तो भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह के अनुसार भारतीय वायुसेना और रूस के साथ मिलकर के भारत में इस्तेमाल होने वाले Mi-26 हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स को अब रिफर्बिश किया जाएगा, क्योंकि इस टाइप के हेलीकॉप्टर्स की नीड पूरी दुनिया में है, लेकिन इन्हें फिर से नया डेवलप करना किसी भी देश के लिए बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। इसीलिए जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं, इन्हें रिफर्बिश करके लंबे समय तक इजीली इस्तेमाल किया जा सकता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि Mi-26 आज दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल हेलीकॉप्टर है। भारत के अंदर इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल इंडियन एयरफोर्स लॉजिस्टिक एंड ऑपरेशंस कैपेबिलिटीज के लिए करती है। इसके अलावा लार्ज इक्विपमेंट्स को इजिली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, हैवी कारों को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा डिजास्टर सिचुएशंस में इन हेलीकॉप्टर्स की बहुत लंबे समय से मदद ली जाती रही है। बट इंटरेस्टिंग चीज है कि भारत के पास जो इस हेलीकॉप्टर्स की यूनिट मौजूद हैं, इन्हें हमने बहुत पहले खरीदा था। असल में इंडियन एयरफोर्स ने Mi-26 हेलीकॉप्टर्स को 1986 और 1989 के टाइम पर खरीदा। वहीं भारत के पास इन हेलीकॉप्टर्स की 4 यूनिट्स थी, जिसमें से एक हेलीकॉप्टर 2010 में जम्मू एंड कश्मीर एयरपोर्ट पर क्रैश हो जाता है। और अभी भारत के पास 3 Mi-26 हेलीकॉप्टर्स हैं, लेकिन ये भी इतने ज्यादा पुराने हो चुके हैं कि इन्हें रिफर्बिश करने की जरूरत पड़ रही है। इन फ्यूचर प्लानिंग ये भी है कि रशिया के पास ऐसे हेलीकॉप्टर्स की संख्या और ज्यादा हो सकती है, तो क्यों ना हम अपने मल्टीपल ऑपरेशंस के लिए इन हेलीकॉप्टर्स को रशिया से ले लें और भारत में ही यूनिट सेटअप की जाए, या फिर एग्जिस्टिंग HAL या फिर किसी भी नए प्लांट में इन्हें इजीली रिफर्बिश किया जा सके। क्योंकि आप सभी इस बात को अच्छे से जानते होंगे कि भारत का डिफेंस बजट काफी ज्यादा कम है, लेकिन इसके बावजूद भी हम अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को और ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं। ऐसे में जरूरत पड़ेगी ज्यादा बड़े इक्विपमेंट्स की, तो क्यों ना उन चीजों का इस्तेमाल किया जाए जिन्हें रिफर्बिश करके लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इस हेलीकॉप्टर की कुछ और डिटेल्स की बात की जाए तो Mi-26 करीब 20 टन तक के वजन को उठा सकता है। इसके अलावा इसकी अधिकतम रेंज करीब 800 किलोमीटर की है। तो क्या आपके हिसाब से भारत के डिफेंस बजट को ध्यान में रखते हुए भारत को इस ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट यूनाइटेड नेशन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन, जिसे क्लाइमेट चेंज या फिर COP29 का नाम दिया गया है, इसमें ग्लोबल साउथ के लिए करीब 300 अरब डॉलर के नई जलवायु फंडिंग के पैकेज को बीते रविवार भारत की तरफ से खारिज कर दिया गया। भारत की तरफ से कहा गया कि ये पैकेज काफी ज्यादा कम है और इस समझौते को मंजूरी मिलने से पहले ही भारत ने इस बातचीत को वहीं पर रोक दिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अजरबैजान में हो रही संयुक्त राष्ट्र की इस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के अंदर क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए ग्लोबल साउथ को 300 अरब डॉलर के समझौते को मंजूरी दी गई और इसका टाइम ड्यूरेशन काफी ज्यादा लंबा था, यानी कि 2035 तक करीब 300 अरब डॉलर की फंडिंग दी जाएगी। लेकिन ग्लोबल साउथ की बात की जाए तो अराउंड 1.3 ट्रिलियन US डॉलर की जरूरत पड़ सकती है क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, और इसी बात से नाराज होकर के भारत ने इस बातचीत को वहीं पर रोक दिया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत कैसा देश जो कि डेवलपिंग कंट्री हो, और ऐसे में हम इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन अपने देश के अंदर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कार्बन का इमिशन होगा, ग्रीन हाउस गैसेस जनरेट होनी ही है। लेकिन इतने कम बजट में इन चीजों को मैनेज कर पाना शायद
पॉसिबल ना हो, इसीलिए भारत ने इसका समर्थन नहीं किया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सिर्फ भारत ने नहीं बल्कि नाइजीरिया, मलावी और बोलीविया जैसे देशों ने भी भारत का खुल करके समर्थन किया है कि वाकई ग्लोबल साउथ के लिए ये बजट काफी ज्यादा कम है। आपके हिसाब से क्या आपकी राय होनी चाहिए, कमेंट्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, ब्रिटेन नाटो वर्सेस रशिया से सामने निकल के आ रही है। असल में रिसेंटली एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि रूस और यूक्रेन के समर्थन में जो भी देश खड़े हुए हैं, चाहे वो नाटो के सदस्य हो या फिर यूनाइटेड किंगडम, अब इन सभी पर रशिया एक काफी बड़ा साइबर अटैक करने की तैयारी में है। कुछ समय बाद नाटो में होने वाली एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में इस बात का खुलासा करते हुए इस सारी डिटेल्स सबके सामने रखने वाले हैं, लेकिन हिंट्स ऑलरेडी सबको दी जा चुकी है और इस साइबर अटैक से खासकर पावर ग्रिड को टारगेट किया जाएगा। दैट मीन्स कि नाटो में शामिल तमाम देश हैं और यूके की बिजली को आसानी से काटा जा सकता है और लाखों घर अंधेरे में डूब सकते हैं। कई फैक्ट्रीज पूरी तरीके से शट डाउन हो जाएंगे और तमाम तरीके के इंडस्ट्रियल प्रोसेस पूरी तरीके से रुकने वाले हैं। बट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पर इस छोटे से साइबर अटैक से काफी ज्यादा बड़े नुकसान कराए जा सकते हैं, क्योंकि नेचुरली लगभग सभी देश एक ऐसी जियोग्राफिकल लोकेशन पर है जहाँ पर टेम्परेचर काफी ज्यादा कम है। ऐसे में इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे चाहिए होती है इनके घरों को हीट करने के लिए, और अगर पावर कट हो जाएगी तो डेफिनेटली बहुत सारे हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज और तमाम चीजें पूरी तरीके से रुक जाने वाली हैं। पास्ट में इसके कई पॉजिटिव एग्जांपल्स हम देख चुके हैं जहां पर कई ऐसे हमले या फिर कहें साइबर हमले रशिया की तरफ से इन देशों पर किए गए, और जब कई सीक्रेट हमले भी किए गए हैं तब खुद रशिया के हैकिंग ग्रुप्स ने इन बात को एक्सेप्ट करते हुए इस बात को कंफर्म कर दिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट जापान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर जापान को करीब 23 करोड़ टन मैग्नीज के भंडार मिले हैं। मैग्नीज का इस्तेमाल आज के समय में इलेक्ट्रिक बैटरी हो, स्मार्टफोन हो या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी, सब जगह पर इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। जहां रिसेंटली टोक्यो विश्वविद्यालय के रिसर्चर्स ने लगभग 1200 मील की दूरी पर दक्षिण पूर्व में स्थित मिनामी तेरिशिमा द्वीप पर इस भंडार की खोज की है। आंकड़ों के मुताबिक पानी के नीचे करीब 7,40,000 मैट्रिक टन निकेल और करीब 6,10,000 मैट्रिक टन कोबाल्ट के भंडार मौजूद हैं। जापान को ये मिला खजाना अगले कई सालों तक जापान की ही खपत को नहीं पूरा करेगा, बल्कि पूरी दुनिया में जो रेयर अर्थ मेटल्स है इनकी सप्लाई चेन को भी इजीली इफेक्ट करने वाला है। आज चाइना ने इन सभी मेटल्स को इजीली अपने देश के अंदर होल्ड करते हुए पूरी दुनिया की डिपेंडेंसी अपने ऊपर बना दी है, और समय समय पर इनके रेट्स को इजीली मॉडिफाई करते हुए चाइना पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करता रहता है। लेकिन जापान अगर इसे जमीन से निकाल करके दुनिया भर में सप्लाई करेगा तो डेफिनेटली चाइना से डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और चाइना को मजबूरन अपने प्राइस ड्रॉप करने पड़ेंगे। आंकड़ों के मुताबिक जापान में मिले ये भंडार करीब 26 अरब डॉलर की लागत के हैं। तो क्या जापान भारत को ये मेटल सप्लाई करेगा या फिर नहीं, कमेंट्स अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट अपडेट कनाडा से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में बीते शुक्रवार को रात में इजरायल का विरोध करते हुए कई फलस्तीनी समर्थक इकट्ठा होते हैं। प्रदर्शन धीरे धीरे हिंसा में बदल जाता है और कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन जिस तरीके से ट्रूडो सरकार अलग अलग समर्थन को अपने देश के अंदर प्रमोट करती आ रही है, इसकी वजह से ही लोगों की जान गई और अब ये एलिगेशंस भी जस्टिन ट्रूडो के ऊपर लगाए जा रहे हैं। कनाडा के विपक्ष के नेता पियर लिवरे ने इस घटना की पूरी जिम्मेदारी जस्टिन ट्रूडो पर बताते हुए कहा कि इनका जो बोया हुआ बीज है वो हम काट रहे हैं और आगे चल के इस देश की हालत और ज्यादा खराब होने वाले हैं। क्या कुछ सोचते हैं आप इन सभी खबरों पर, कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।